नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ऐसा, जिसका ये भाग 2 है। अगर आपने फर्स्ट भाग नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। रागिनी को शादी के बाद पहला दिन याद आ रहा था। चारों तरफ उसकी तारीफों का पुल बन रहे थे। सभी लोग उसकी सास को कह रहे थे, अरे बहुत भाग्यवान है तू, बहुत सुंदर बहू मिली है विनय को। उसके तो भाग्य खुल गए। सब लोग तारीफ करते थक नहीं रहे थे। उसकी सास भी तो इतराते हुए आगे चल रही थी, ऐसे ही थोड़ी ना मैं अपनी विनय के लिए कोई भी लड़की ले आती और मुझे हाथ पकड़ के अंदर कमरे तक लेकर सासू माँ। फिर कुछ रीति रिवाजों के दस्तूरों के बाद शाम का भोजन हो चला। उस रात को सब थक गए थे तो मुझे मेरी ननद के कमरे में रात को सोने के लिए भेज दिया गया था। दूसरे दिन सुबह भी कुछ पूजा होनी थी, सो रागिनी जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गए। उसे माँ की कई सारे बातें याद आ रही थी। उसकी माँ ने कहा था कि सुबह सबके उठने से पहले उठ जाना और नहाकर तैयार हो जाना, तो रागिनी ने भी ऐसा ही किया। दूसरे दिन पूजा पाठ कुछ पूजन चलती रही। दिन भर संगीत की धुन घर में थिरकती रही। फिर देवी पूजन के समय विनय से मिलना हुआ। विनय धीरे से देखकर मुस्कुरा मुझे बोले, नींद आ रही थी रात को। रागिनी ने थोड़ा शर्मा सिर में हिला दिया। पूजन के बाद घर वापस बस यूं ही शादी वाले घर का माहौल आगे बढ़ता रहा। फिर सब हंसी ठिठोली करने लगे थे। अरे आज तो दूल्हा राजा के साथ पहली रात है और सब मुझे छेड़ रहे थे। मेरी नंद ने मुझे तैयार करके मेरे कमरे में भेज दिया। कमरे में दरवाजे के दाएं एक तरफ बड़ा सा बेड रखा हुआ था और दरवाजे के बाईं तरफ एक बड़ा सा सोफा, इतना आलीशान सोफा जैसे शायद फिल्मों में होता है। सोफे के सामने एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। बिस्तर पूरा फूलों से भरा हुआ था। बिस्तर को मोगरे की लड़ियां चारों तरफ घेरी हुई थी। दीवार पर पूरे गुलाल के फूल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो दीवार की गुलाब की ही हो। बेड के सामने लगे ऐसे कमरे में कश्मीर सा बना हुआ था। थोड़ी देर के लिए तो रागिनी ठिसक सी गई कमरा देखकर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना कमरा इतना खूबसूरत होगा। वो बार बार अपने भाव को सहारती और विनय को ख्यालों में खो जाती। विनय के दिल में मानो एक अजीब सी हलचल चल रही थी, जैसे अंदर एक ट्रेन सी भाग रही थी। कमरे की तरफ आती हुई चप्पलों की आवाज रागिनी को धड़कन बढ़ने लगी थी। विनय ने धीरे से दरवाजा खोला और देखकर मुस्कुराया। ठीक हो? रागिनी ने पूछा। रागिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत तेज घबरा रही थी। विनय ने आते ही पूरा कमरा छान मारा, कहीं बिस्तर के नीचे, कहीं बाथरूम के। रागिनी ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या? विनय ने कहा, कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं भाभी या बहनों ने मिलकर कुछ मजाक तो न बना रखा हमारे कमरे में, या कोई छुपा तो न हो, बस यही चेक कर रहा था। विनय हंसा और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया। रागिनी अचानक से याद आया कि उसकी ननद ने तो उसे बोला था कि जब विनय जी कमरे में आए तो उसके पैर छू लेना और सिंदूर की डिब्बी रखी है तो उससे मांग में सिंदूर भरवाना। रागिनी ने सिंदूर के डिबिया को विनय के आगे बढ़ाया। विनय ने तिरछी नजर से इशारे से पूछा, क्या हुआ? रागिनी ने कहा, दीदी ने कहा था कि आपसे मांग भरवानी है, शगुन होता है। विनय ने सिंदूर का डिब्बा हाथ में लेकर रागिनी को पास बुलाया और रागिनी के मांग भर दिया और पूछा, कुछ भी कहा क्या दीदी ने? शगुन करने के लिए या बस इतना ही? फिर विनय ने सिंदूर को सोफे के बगल में रखी साइड में मेज की तरफ रख दिया। फिर रागिनी ने विनय की तरफ दूध का गिलास बढ़ाया। विनय ने कुछ असहज होते हुए रागिनी से कहा, रागिनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागिनी ने कहा, जी कहिए। विनय ने दूध के गिलास को साइड में मेज पर रखते हुए कहा, थोड़ा मेरे पास आओगी? रागिनी कुछ शर्माई से विनय की तरफ आगे बढ़ने। विनय ने रागिनी का हाथ पकड़ा, उसे पास सोफे पर बैठाया। रागिनी ने विनय से कहा, रागिनी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पहली नज़र में ही तुम बहुत भा गई थी। पर विनय ने थोड़ा नजर चुराते हुए रागिनी से कहा, घर पर क्या विनय जी? रागिनी ने विनय से पूछा। विनय ने रागिनी के हाथों में हाथ अलग करते हुए रागिनी से कहा, रागिनी तुमसे मिलने से पहले मैं किसी और से प्यार करता था। मैं कुछ साल बहुत परेशान रहा। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, मगर मम्मी पापा के जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और फिर घर वालों ने मुझे तुमसे मिलाया। तुम्हें देखकर मन एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे तुम मेरे बेरंग जीवन को फिर से खुशियाँ भर दोगी। फिर विनय ने थोड़ा सा चुटकी लेते हुए कहा, लगता है माँ ने मेरे लिए इसलिए इतने सुंदर लड़की ढूंढी की, शायद मैं तुम्हें देखकर उसे भुला जाऊँ, पर मुझे थोड़ा और समय चाहिए। रागिनी ने ऊपर जैसे मानो बिजली गिर पड़ी हो। रागिनी ने विनय से कहा,
कहा, आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? तब विनय ने कहा कि शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था तुमसे यह सब कहने की, पर मेरा यकीन मानो रागिनी, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं करूँगा। मैं तुम्हें पत्नी होने का पूरा अधिकार दूंगा और उतना ही प्रेम और उतना ही सम्मान दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। विनय ने दोनों हाथ को जोड़ते हुए कहा, मुझे थोड़ा और समय दो, तब तक हम दोनों दोस्त की तरह जीवन समय बिताएंगे। रागिनी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, जी जैसा आपको ठीक लगे, बस एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो रागिनी, विनय ने कहा। रागिनी ने पूछा, क्या अभी भी आपकी जिंदगी में वो शामिल है? विनय ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, अब वो उसकी शादी हो चुकी है, उसका मेरी जिंदगी में होने से कुछ सवाल ही नहीं उठता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा रागिनी, शादी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है। मैं चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में, मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आगे चलकर यदि तुम्हें किसी और से मेरे बारे में कुछ पता चले तो तुम्हें मुझ पर शक ना हो। मुझे माफ़ कर देना रागिनी। रागिनी, यदि तुम्हारा कुछ अतीत हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं उस चीज़ को माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब मेरा अतीत हो सकता है तो हर व्यक्ति का अतीत हो सकता है। तुम बेफिक्र होकर मुझसे कह सकती हो। रागिनी ने भरी आंखों से कहा, नहीं विनय जी, मेरा कोई अतीत नहीं था। मेरे अतीत, मेरे वर्तमान और मेरा भविष्य सिर्फ आप ही है, और आप मुझसे जो थोड़ा समय मांगा है वो मैं आपको जरूर दूंगी। बचपन से सुनती आई हूँ कि बेटी जब घर से निकलती है, ससुराल को जाती है, तो उस घर में उसकी अर्थी निकलती है। शायद यही सोच मेरे मन में हावी थी। सोचा था कि अपना पहला प्यार भी मैं अपने पति से ही करूंगी। बस यही सोचकर कभी कदम नहीं बहके आंखों से लुढ़कर गाल पर आते हुए आंसू तो रागिनी ने पूछा और कहा, आप निश्चित रहिए, आराम कीजिए, थक गए होंगे। रागिनी उठकर जाने को ही तो विनय ने हाथ पकड़कर उससे कहा, रागिनी थैंक यू मुझे समझने के लिए, और हाँ, मैंने जो कहा है तुम बहुत खूबसूरत हो, वो मैंने दिल रखने के लिए नहीं कहा। मैडम तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। विनय उठा और रागिनी को एक बार जोर से गले लगा लिया और फिर बोला, थैंक यू रागिनी मुझे समझने के लिए। मैं बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं तुम किस तरह रिएक्ट करोगी। अच्छा हुआ रागिनी तुमने मुझे समझा, वरना मैं वापस हैदराबाद बहुत भारी मन से जाता। रागिनी थोड़ा रुकते हुए पूछा, हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद कब जाना है आपको? विनय ने बोला, बस 3-4 दिन बाद। रागिनी ने कहा, और मैं? विनय ने कहा कि तुम्हें कुछ दिन यही रहना पड़ेगा होगा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर विनय सोफे से उठ वहाँ से चेंजिंग रूम में गया और कपड़े चेंज करके आया और आकर बिस्तर पर लेट गया। रागिनी ने बोला, चिंता मत करो, आ जाओ, सो जाओ तुम, मुझे सुबह जल्दी उठना भी है, कल सुबह मार्केट जाना है, कुछ सामान भी लेकर आना है वापस बाहर जाने के लिए। रागिनी धीरे से अपने सर पे ढका हुआ पल्ला हटाया और बालों को लगी मोहरे नजरे से अलग करने के फिर उसके कानों के बालों निकलते जो कुछ बालों में फंस रहे थे। विनय ने कहा, मैं मदद कर दूं? रागिनी ने कहा, नहीं मैं कर लूंगी, आप सो जाइए। रागिनी कुछ हद तक अपने आंसुओं को विनय से छुपाता चाह रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं विनय उसे रोता हुआ ना देख ले। जब तक वो चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करके बाहर आया तब तक देखा तो विनय सो चुके थे। वह सोच ही रही थी क्या यही उसके जीवन में नई शुरुआत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। शादी के बाद उसकी पहली रात ऐसी होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो विनय को जानती नहीं। इसी कसक में उसकी पूरी रात आंखों से कट गई। एक तरफ वो सोचती कि विनय ने विश्वास नहीं तोड़ा उसका, उसे पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया, और दूसरी तरफ उसका मन भारी हो रहा था कि यह सब उसे शादी से पहले क्यों नहीं पता चला। पति के प्रेम को लेकर उसने कितने अरमान सजाए हुए थे, वो सभी अरमान उसके आंसुओं में धुल गए थे। यह मन का पीड़ा किससे कहे, माँ या पापा से कहेगी तो बहुत दुखी हो जाएंगे। कितने अरमान से उन्होंने मेरी शादी की है। रागिनी की आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रागिनी ने विनय की तरफ पीठ कर लिया ताकि विनय को उसके आंसू ना दिखाई दे जाए। आंसुओं को बार बार पोंछती जाती। रागिनी भी आकर बिस्तर के एक कोने पे सुबह होने का इंतजार करती रही। उसका मन तो हो रहा था कि वो तुरंत अपनी माँ के पास वापस चली जाए, पर उसे माँ की कही हुई एक बात याद आ गई। माँ ने शादी से पहले उसे एक दिन कहा था कि बेटा, यदि कभी पति कुछ कहे तो बुरा मानकर घर छोड़कर मत ही चला आना। पति के आगे स्वाभिमान को भी मत आने देना, तभी रिश्ते चलते हैं। लड़कियां को हर जगह सुनना ही पड़ता है, तो थोड़ा रिश्तों को सहेज कर चलना। माँ थोड़ा रुक कर फिर दोबारा बोली,
इसका मतलब यह नहीं कि बेटा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ या पिताजी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम बेफिक्र होकर मुझसे जरूर कहना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम अपने एक तरफ से कोई गलती काम नहीं करना जिससे तुम्हारे पिताजी का सर नीचा हो जाए। रागिनी ने विनय की ओर पलट कर देखा, फिर सोचने लगी कि विनय जी अभी मुझे शायद उतना प्यार नहीं करते, पर मैं उनके जीवन में इतना प्यार दूंगी कि उन्हें अपने आप को मुझसे प्यार हो जाएगा। यह सोचते लगी कल सुबह से वो अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी और पुरानी बातों को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी सामने नहीं आने देगी। बस यही उम्मीद लेकर वह बिस्तर पे सर को पीछे तरफ दीवार कर लगा कर बैठ गई। सुबह 5 बजे का अलार्म तो बजा तो जाकर उसका सुध उठी। वह जल्दी जल्दी उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। उसे साड़ी पहनने में कुछ वक्त सा लग रहा था और कमरे में कुछ फोटो से विनय की नींद खुली। विनय ने कहा, अरे तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई? रागिनी ने कहा, जी। विनय उठकर बाथरूम की तरफ जाने को हुआ, तभी रागिनी ने झुककर विनय के पैर पड़े। उसे लगा कि शायद विनय उसे हाथों से पकड़कर ऊपर उठाएगा, पर विनय किनारे से आगे बढ़ गया। रागिनी कमरे से बाहर आने से पहले विनय के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विनय कमरे से वापस आए, रागिनी ने विनय की तरफ बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की। विनय ने एकदम झटका मारकर उसे अपने से दूर कर दिया और जोर से बोला, रागिनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और एक बात और ध्यान से सुन लो रागिनी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। मेरा फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज़ जब तक मैं तुम्हारे पास ना आऊँ प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। और इतना कहकर विनय वापस बेड पर आकर सो गए। रागिनी की आंखों भर आई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह अचानक क्या हो गया है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।